हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु टिप्टान और आप सभी का स्वागत है हमारे कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। देखो, आज हम करने वाले एक स्पेशल क्लास जिसके अंदर हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर इसकी स्कोप, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका पूरा कंटेंट दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं। टोटल 8 चैप्टर है। जब मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुकी हूँ मैं, देखो आप सभी को ये भी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस है, ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आपके ही चैनल क्वेश्चन पेपर पर। 2023 के क्वेश्चन पेपर और 2019 तक के, दैट मीन्स 2019 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग उन वीडियोस को देखो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है जी, आज हम करने वाले हैं हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर। देन उसके बाद सेकंड प्लानिंग है, जॉब एनालिसिस है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन है, इंटरनल मोबिलिटीज दैट मीन्स प्रमोशन, डिमोशन एंड देयर इज ट्रांसफर, एंड नेक्स्ट इज ट्रेनिंग, एंड लास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल। देन आपका हो जाएगा सिलेबस बिल्कुल फिनिश। बहुत आसान है। इसके साथ साथ मैंने इनकम टैक्स किया 2 से 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, एडवांस टैक्स हो चुका है, डिडक्शन वाला चैप्टर हो चुका है। ठीक है, और इन सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट चैप्टर को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इतनी थ्योरी लिखी हुई है, बट थ्योरी जो है इंटरेस्टिंग वे में है। मैं आपको हर बार की तरह इस बार भी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ठीक है, देखो मैंने पहले तो बुक का ही नाम समझो, बुक का नाम ऐसे क्यों रखा गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स क्या होता है? स्रोत, इसको हिंदी में स्रोत कहते हैं। जब आप कोई भी काम करते हो, अब मेरे को ये लिखना पड़ रहा है, ठीक है, मैं इस स्रोत को मैंने लिखा, ये मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ मैंने लिखी है, तो ये किसके थ्रू लिखी है? मैंने पेन के थ्रू लिखी है। ये मेरा सोर्स है, ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं आप सभी को भी पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कारण ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ये कैमरा है, ठीक है, हेडफोन है, मोबाइल, ये जो पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, लाइट है, ठीक है, ये सभी मेरे रिसोर्स है। ठीक है, इन सभी के सोर्स के थ्रू मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर पा रही हूँ, है ना। अगर मान लीजिए लाइट नहीं होती, ठीक है, लाइट नहीं होती तो क्या आपके ऊपर ये जो कॉपी के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, क्या ये आपको अक्सर साफ नज़र आते? नहीं ना। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन, अब मैं देखो यहाँ पे एक टीम के अंदर काम कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं ना हूँ यहाँ पर, तो आपका जो सिलेबस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इनकम टैक्स का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो ये सिलेबस कौन करवाएगा? राइट। तो हर एक सोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, प्रॉपर वे से उससे काम करवाना। जैसे मान लीजिए नॉर्मली जो 8 घंटे कंटिन्यूस लगातार हम काम कर सकते हैं, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, उसके अंदर कैसे हम टाइम गैप लेते हैं, कितना हम ब्रेक लेते हैं, वो सभी प्रॉपर मैनेजमेंट करके की जाती है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर इन्हीं सभी बातों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको ही पता है, जब अब देखो इतने सारे फॉर्म निकलते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म इतने सारे निकलते हैं, ठीक है, आप उनको क्या करते हो? फिलअप करते हो, राइट। फिल करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है, देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, देन उसके बाद आपको काम करना सिखाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र होता है, दैट मीन्स आपकी रिक्रूटमेंट से स्टार्ट हो जाता है और आपकी रिटायरमेंट पे ख़त्म होता है। आर से शुरू होकर आर पे ही ख़त्म होता है। तो ये सभी चीज़ें प्रॉपर मैनेजमेंट से कैसे की जाती है, कौन करता है, ये सभी बातें हम इस बुक के अंदर हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जब भी हम कोई मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, अब वैसे मैं जो ये आपका बुक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, इसके ऊपर कंप्लीट बुक की एक मैराथन लेके आई थी मैं, कम से कम 2 से 3 घंटे की थी वो मैराथन। आई होप आप सभी स्टूडेंट ने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी तो चैप्टर वाइज आपके लिए अब सिलेबस कवर किया जा रहा है, तो आप इनकी हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैराथन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है और इस कंपनी में ये पर्सन है,
पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान में आ जाएगा तो आपको ये थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये क्या है, पर्सन है, मैन पावर है कंपनी के अंदर, और इस कंपनी के अंदर ये मशीनें हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारी मशीनें हैं। ठीक है, अब कंपनी को प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए 20,000 टन का। ये प्रोडक्शन तब कब पॉसिबल होगी, जब आपके पास क्या होगा, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल होगा, है ना। रॉ मटेरियल होगा तब आपके पास पॉसिबल होगा। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। ठीक है, चलो हमारे पास कैश है, हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। ठीक है जी, इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, राइट। और मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, मशीन को क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए क्या होने चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए। मैन पावर समझते हैं, ये इतनी जनसंख्या मैंने इकट्ठी की है, ये होनी चाहिए। मशीनें समझते हैं ये, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे देन जाके उसको मार्केट में पब्लिश करेंगे। क्या करेंगे, मार्केट में पब्लिश तभी होगी जब वो क्या है, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात। ठीक है, तो ये सभी एक्टिविटी कब परफॉर्म होगी, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में अंदर कब परफॉर्म होगी, जब मशीन भी होगी, मैन पावर भी होगा, कैश भी होगा, रॉ मटेरियल भी होगा, तब जाके कहीं होगा, है ना। इन केस ये जो मैन पावर होती है आपकी, इसको हम मैन पावर ही कहते हैं, और ये कहते हैं कि नॉन मैन पावर, जो मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो हमारी ह्यूमन मैन पावर के साथ साथ नॉन ह्यूमन मैन पावर का भी प्रॉपर यूटिलाइज तभी होगा जब हमारा पास दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। इन केस अगर हमारे पास क्या है, मशीनें ही मशीनें हैं, ठीक है, मैन पावर एब्सेंट है, जो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं ये ह्यूमन क्या है, ये नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं ना। ये रॉ मटेरियल भी रखा का रखा रह जाएगा और जो मशीनें हैं ये भी रखी की रखी रह जाएंगी। तो इसलिए जो क्या है, मैन पावर प्लस नॉन मैन पावर, जो आपके एक्टिविटी, जो नॉन पावर, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केस ये भी हो सकता है अगर आपके पास काफ़ी सारी ये है एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास काम भी आया हुआ है, 20,000 टन आपको प्रोडक्शन करनी भी है, मैन पावर भी है, दोनों चीज़ें हैं, बट आपके पास क्या नहीं है, मशीन नहीं है। तो अगर आपके पास किसी भी चीज़ की कमी हुई, कहने का मतलब है किसी भी चीज़ की अगर कमी हुई तो आप अच्छे तरह से आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे तरह से क्या नहीं कर पाएंगे, मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बुक के अंदर यही पढ़ने वाले हैं किस तरह से हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर काफ़ी तरह के रिसोर्सेज होते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे 5M लिखे हुए हैं। 5M के अंदर क्या आता है, मटेरियल आता है, मशीन आती है, मेथड आते हैं, मनी आती है और मैन आता है। अगर आप इन सभी का प्रॉपर यूटिलाइज करोगे तो आप अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, मैनेज इन तीनों चीज़ों को किसके चीज़ के अंदर मैनेज किया जाता है, मटेरियल को, मशीन को, मेथड को, कि हम मटेरियल और प्रोडक्शन ऑपरेशन हम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, मनी किसके अंदर हम क्या है मैनेज की जाती है, फिनेंस मैनेजमेंट के अंदर की जाती है, और मैन को हम HRM के अंदर पढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। ये बेसिक आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए नया होगा, सब्जेक्ट बहुत आसान है बट मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर हो जाता है शुरू। जो बेसिक था वो आपको समझ में आ गया है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन अ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज ऑफ द अदर रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द ह्यूमन फैक्टर। ये क्या कह रहा है कि जो आपके बिजनेस के अंदर जो ये ह्यूमन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके फर्म के अंदर मटेरियल भी है, मशीन भी है, आपके पास प्रॉपर मेथड भी, आपके पास पैसा भी है, और मैन पावर इस इंटेंशन की आई हुई है कि हमें काम नहीं करना, हम केवल सैलरी लेंगे चले जाएंगे, तो क्या कंपनी के अंदर प्रॉफिट होगा? नहीं ना। अगर एक तरफ तो मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं,
जो व्यक्ति आएंगे बहुत अच्छे से डेडिकेटेड वाले होंगे, जो बहुत डेडिकेशन से अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। एक जगह ऐसे भी होंगे जो केवल मतलब कि थोड़े आलसी टाइप के कहें तो, राइट। तो सब काम बिजनेस के अंदर बहुत रोल जो प्ले करने वाला कौन होता है, ह्यूमन होता है। बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि सभी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड होती हैं, ठीक है। प्रॉपर यूज़ करना है या इम्प्रॉपर यूज़ करना है दूसरे रिसोर्सेज का, वो सभी इस एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो HR ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होने वाली जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसकी एबिलिटी है, उसकी जो वैल्यू है, एटीट्यूड है, बिलीव है, पोसेस्ड बाय इट्स वर्क फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो मतलब कि उस व्यक्ति के अंदर जितनी भी एबिलिटी है, जितनी भी उसके अंदर क्षमता है ना, वो सारी की सारी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दे कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं प्रॉफिट प्रोवाइड करूँगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना मैं 100% दूंगा। जैसे कि हमारी टीम का पूरा फोकस यही है कि बच्चों की हेल्प करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करना। इवन वे चाहे क्वेश्चन पेपर है, आपको वीडियो का कंटेंट है या नोट्स है, आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, राइट। तो हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो नॉलेज, हमारी जो स्किल है, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, राइट, जिसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इवन वो नेट का एग्ज़ाम है, CSIR नेट का है, ठीक है, या आप आपके जो कॉमन एग्ज़ाम है, BCom के हैं, MCom के हैं, MBA के हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के हैं, किसी भी स्ट्रीम के हैं, हम अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इस कंपनी के अंदर, हम इस इंस्टीट्यूशन के अंदर एज ए ह्यूमन रिसोर्स है, हम अपनी एबिलिटी, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी वैल्यू को यूज़ कर कर आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट अ प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। अगर मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूँगी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाए, आपकी हर पॉसिबिलिटी जो नीड है आपको पूरी की जाए, वो तभी पूरी होगी जब हम अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंसीडर इट्स अ प्रॉपर एज द एसेट्स एंड नॉट एज अ कॉस्ट। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई ह्यूमन एज ए एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसे उसकी एसेट समझनी चाहिए, उसे कॉस्ट नहीं समझनी। अब देखो, अगर ये इस कंपनी के अंदर अच्छे से काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर प्रॉफिट लेके आ रहा है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी ये जो मैन पावर है इसको क्या समझना चाहिए, ये इसकी एसेट समझनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं से मुझे रिटर्न ला के दे रहा है। रिटर्न दैट मीन्स आप प्रॉफिट ला के दे रहा है, ठीक है। तो मैनेजर किसके ऊपर फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करता है। और दूसरा, जो आपके मैन पावर है ना, उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, उसके सेटिस्फेक्शन की भी बात करता है कि जो व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि जो उसकी एबिलिटी। अब देखो, ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने MCom कर लिया, अभी उसको उनके लेवल की जॉब नहीं मिल रही है ना। मैं आपका ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब बहुत ये देखो, BCom फाइनल का है, तो BCom फाइनल वाले क्या एक्सपेक्ट करते होंगे कि हमें कम से कम 8 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी तो मिलनी चाहिए, और वो भी टीचिंग की इस प्रोफाइल से कि हम बड़े बच्चों को पढ़ाएं, राइट। तो आपकी ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट, आपका सेटिस्फैक्शन, ये भी लेके चलता है ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी लेके चलता है, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। अभी तक हम मीनिंग करते जा रहे थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी डेफिनेशन की ओर। क्या कह रहा है डेफिनेशन प्रॉपर? देखो, मैं आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था तो मैंने वहाँ पे समझाया था कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब वो अटेम्प्ट करने का तरीका आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया है, दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन। बच्चे ये पूछते हैं कि मैम इंट्रोडक्शन में कैसे लिखे, क्या लिखना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन ही है बच्चे, बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप नॉर्मली एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नज़र आ रहा है आपको, ईजिली समझ में आ गया कि मैं किसकी क्या क्या टॉपिक की बात कर रही हूँ। आप इस तरह से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि एग्जामिनर को पेपर चेक करने में बिल्कुल आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब डेफिनेशन बोला है मैंने, डेफिनेशन पर्टिकुलर ऑथर से लिखे हुए हैं, ठीक है, रॉबिन के थ्रू लिखा हुआ है। देन उसके बाद मैंने नेचर्स लिखे हुए हैं जो मेन कंटेंट जो क्वेश्चन में पूछते हैं, इस तरह से पेपर अटैम्प्ट करते हैं। नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन करते क्या कह रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ 4 फंक्शन।
4 फंक्शन की बात की जा रही है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर जब भी किसी व्यक्ति की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जाती, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की बात की जाती है, वो भी किसकी, ह्यूमन की, तो वहाँ पे 4 फंक्शन की बात की जाती है। सबसे पहले एक्विजिशन, दैट मीन्स उस व्यक्ति की उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भर्ती करना, ठीक है। डेवलपमेंट, मतलब भर्ती करने के साथ साथ उसका जो डेवलपमेंट भी करना, विकास भी करना, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। एक होती है ट्रेनिंग होती है, एक होता है डेवलपमेंट। हम इसके स्कोप में ही अब आज इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको स्कोप समझ में आ गया ना, तो मैं बता रही हूँ आपका जो सिलेबस का 50% सिलेबस आपने इसी चैप्टर से कर लिया, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आपने कर लिया ना, तो आपका 50% जो सिलेबस का जो बेस होता है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो बाकी चैप्टर को देखने से पहले आपको इस वाले चैप्टर के ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए। फिर एम्प्लॉय की क्या करना है, मोटिवेशन रखना है उसका। ये नहीं होना चाहिए कि वो बोर हो जाए, उसे मतलब इंसेंटिव देना या फिर किसी भी तरह का मोटिवेशन होना चाहिए। मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी बोले तो कि आप जब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर देते हो, इंसेंटिव दे देते हो, बोनस दे देते हो, कमीशन दे देते हो, ये आपका मॉनेटरी मोटिवेशन है। नॉन मॉनेटरी का होता है जैसे कि उसको प्रेज कर देना, ठीक है, प्रमोशन दे देना, ये नॉन मॉनेटरी है। साथ में मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मेंटेनेंस का मतलब पता है क्या है? अब जैसे घर को मेंटेन करके रखते हैं ना, रिपेयर करके, वो मतलब नहीं है। मेंटेनेंस का मतलब है उसकी जैसी भी लेवल आ जाए। जैसे उसने मान लीजिए जब वो नौकरी लगा था, उसने एमकॉम कर रखी थी, ठीक है, नौकरी के साथ साथ उसने पीएचडी कर ली, ठीक है, तो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसकी पोस्ट को भी इंक्रीज करना, मेंटेन करके रखना कि वो अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेचर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेचर क्या है? प्राकृतिक पूछी हुई है, जो नॉर्मल सी बात है, ये यूनिवर्सल है, जो आज हमारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। वही स्ट्रैटेजी, थोड़ी सी एडवांस स्ट्रैटेजी हमारे दूसरे अदर स्टेट में, अदर कंट्री के अंदर अप्लाई होती होगी। जैसे कि अब जो स्ट्रैटेजी हरियाणा के अंदर अप्लाईकेबल होती है, वही स्ट्रैटेजी आपके पंजाब में भी होती होगी, वही स्ट्रैटेजी आपके यूपी के अंदर भी होती होगी, वही स्ट्रैटेजी आपके एमपी के अंदर भी होती होगी। मतलब कि जो आपकी मैनेजमेंट करने का जो तरीका होता है मोस्ट ऑफ सेम होता है, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं यूनिवर्सल है, तो आप हर जगह एप्लीकेबल है ये, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी तरह की हो, गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ एंड सोशल, मतलब कि जो ऐसे एनएसएस वाले, एनसीसी वाले होते हैं ना, किसी भी तरह का सेक्टर हुआ, सब में मैनेजमेंट, सब में लोगों की भर्ती होती है, सब में लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, सब में सबका मोटिवेशन चाहिए। तो वहाँ पर जो यही कह रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो एक मेन मुद्दा हो जाता है अपनी सोसाइटी का, जिसके अंदर हम उसको मेंटेन करके रखना बड़ी टास्क की बात होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है। पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट डिसिप्लिन, इट्स ऑब्वियसली ये एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आप डिफरेंट तरह के प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। जैसे अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी जब बिजनेस की ट्रांजैक्शन की जाती है तो वो वहाँ पर भी प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, टेक्निक्स यूज़ होती है, मेथड यूज़ होते हैं कि को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाए। मतलब कि लोगों को जब हम काम कर रहे हैं तभी ट्रेनिंग दे, या फिर स्पेशल कैंप लगा के ट्रेनिंग दे, राइट। ये टेक्निक्स, ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि ह्यूमन को भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पीपल ओरिएंटेड। इट्स नॉर्मल सी बात है, बिना पीपल के हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट भी नहीं कर सकते। इट्स कवर ऑल काइंड ऑफ द पीपल, ये हर तरह के पीपल्स को कवर करते हैं किसी भी लेवल के, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं होता एक ही लेवल होता है। आपने 3 लेवल पढ़े होंगे, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड देयर इज अ लोअर लेवल। लोअर लेवल में भी काफ़ी सारी कैटेगरी होती है, मिडल लेवल में भी काफ़ी सारी कैटेगरी होती है, टॉप लेवल में भी काफ़ी सारी कैटेगरी होती है। तो डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट लेवल पर लोगों की भर्ती की जाती है, तो इसलिए कहते हैं ये पीपल ओरिएंटेड है, बिकॉज इट्स कंसर्न विद एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। अगर आप मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैंने कंपनी लॉ का सबसे पहले सिलेबस डालना शुरू किया था हमारे चैनल पर, तब मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा डेफिनेशन वैसी यूज़ करती हूँ जैसे आपकी बुक के अंदर हर जगह वो वर्ड नज़र आएंगे जिससे आपको डेफिनेशन जल्दी लर्न हो जाए।
और डेफिनेशन लर्न करने का मेन मुद्दा यही है कि आप एग्जाम के अंदर वो एज इट इज़ लिख के आओ। अब मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 4 फंक्शन है, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स को, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि देखो 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 देखो, समझ में आया, समझ में आ रहा है कुछ मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट आ जाता है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड। पीपल तो मतलब कि हाँ लोगों की भर्ती की जा रही थी। एक्शन का मतलब क्या है, बिकॉज इट डील विद द पॉलिसी एंड द प्रैक्टिस रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम विद द बैलेंस पॉलिसी। ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो व्यक्ति सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये जो सोसाइटी है, जो ये यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनियन होती है, लोगों के समूह को यूनियन कहा जाता है, ठीक है। लेबर यूनियन आपने सुना होगा, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट की यूनियन सुना होगा। तो ये यूनियन ऐसी है, इनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, उनसे नहीं हुई। जो इनके हेड थे वो इनके पास गए, तो इसके पास एक ऐसी पॉलिसी थी, एक ऐसी सिचुएशन थी, एक ऐसा ट्रिक थी, एक ऐसा मेथड भी था जिसके थ्रू इन सब की सोल्यूशन, इन सब की प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट आउट होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट तभी कहलाएंगे जब हम क्या एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी को लेके चलेंगे, ना तो इसको नुकसान हो ना ही ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो, ये दोनों को लेकर चलेगा, तब एक ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा, देन उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। समझ में आ रहा है। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा एक्शन लेगा जो पीपल के लिए भी, जो मैन पावर है, ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ है, उनके लिए भी बेनिफिटेड है, और जो कंपनी है उसके लिए भी बेनिफिटेड है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 5, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, अब देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इस तरीके से समझा रही हूँ। यूनिवर्सिबल हो गया, ठीक है, पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट डिसिप्लिन हो गया। नेक्स्ट क्या है, पीपल ओरिएंटेड है, और आप फिर है एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। अब बात करते हैं गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्यों है, जल्दी से सोचो। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो व्यक्ति हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके वेलफेयर की बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और गोल के बारे में बात करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में तालमेल अच्छा बनता रहा तो ये इसके लिए लगातार काम करेगा, ये इसके लिए लगातार काम करेगा, तो इसलिए कहते हैं गोल ओरिएंटेड है। फोकस ऑन अटेनमेंट ऑफ द गोल बाय द स्ट्रैटेजी एंड द पर्सनल टेक्निक, ठीक है, पर्सनल टेक्निक। तो अपने पर्सनल टेक्निक्स के थ्रू, अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये हमेशा रेडी होते हैं दोनों पार्टी, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स का मतलब क्या है, जब भी हम कोई भी मैनेजमेंट की बात, वैसे मैं बताती हूँ, अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, गोइंग कंसर्न होती है। ये माना जाता है, ये प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का भी, कि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोला जाता है वैसे, कि हमारी जो बिजनेस है ना वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, वो कभी भी नहीं रुकेगी नहीं। तो इसलिए कहते हैं जो भी पॉलिसी, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी टेक्निक, जो भी प्रिंसिपल यूज़ करे वो क्या होते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं। तो हमारा बिजनेस भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। बिकॉज नॉट ओनली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना नहीं है, बट आल्सो द ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉई, पीपल, ठीक है। और साथ ही साथ अब देखो, एक साल आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, एक साल अचीव कर लिया, क्या दूसरी साल कंपनी बंद कर दोगे? कंपनी बंद करोगे? ऐसी कंपनी में तो कोई भी व्यक्ति रिक्रूट होना भी पसंद नहीं करेगा, मतलब कि अपनी भर्ती होना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी सिक्योरिटी चाहिए, हर एक इंसान को अपनी क्या है, एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो अपने ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, सब एक साथ मिल गए, ये तीन एक तरफ है, तीन एक तरफ है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो छेनों के छेनों व्यक्ति क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म इन अ फर्म कंपनी इज बेनिफिटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द ह्यूमन। बहुत सारी एक्टिविटी, सुनो, बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म की जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपके ह्यूमन के लिए भी, आपके एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिटेड होती है। तो इसलिए मैंने पहले पॉइंट समझा दिया था कि जो आपके गोल में भी आए और जो इंटीग्रेटेड में भी आए, कि दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है। एवरी स्टेप
रिक्वायर द मैनेजमेंट सो इट्स बी नेसेसरी फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस। ये देखो नॉर्मल सा टॉपिक है, ये तो बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये जो नेचर है, नेचर समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। 4 ऑब्जेक्टिव है इसके। कौन कौन सी है? 4। एक सोशलिस्टिक है, ऑर्गेनाइजेशनल है, फंक्शनल है, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये 4-4 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसके सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको यहाँ पे बताया जो यूनिवर्सिबल है, गवर्नमेंट हुआ चाहे बिजनेस हुआ चाहे एजुकेशन हुआ चाहे हेल्थ हुआ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, सभी के सभी हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है। मानते हो इस बात को? तो यहाँ पर कहते हैं कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे विल बी रिस्पॉन्सिबल यूज द ह्यूमन रिसोर्स इन द एथिकल वे नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं कि जो ये व्यक्ति है ना, जो काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, वो केवल उसको व्यक्ति ना समझो, ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है और तुम भी सोसाइटी के पार्ट हो। अगर आप इसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लोगे, उसके ज़्यादा शोषण कर लोगे, मान लीजिए जैसे 8 घंटे की नॉर्मली ड्यूटी होती है, मैंने आपको बताया 8 घंटे का नॉर्मली काम होता है। अगर आप 8 की बजाय उससे 12 घंटे काम कराते हो और सैलरी वही देते हो, इट्स नॉट ए गुड वे। ये आपका सही तरीका नहीं है और ये प्रोविजंस और रूल के बिल्कुल खिलाफ है, राइट। तो आपको इन सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हो तो 8 घंटे की ही सैलरी दोगे। अगर आप उससे एक्स्ट्रा 1-2 दिन काम करवा रहे हो तो उससे जितने दिन एक्स्ट्रा काम कराओ उतनी ही सैलरी दो, क्योंकि वो भी मोटिवेट होगा और तभी आपकी फर्म के बारे में अच्छे व्यूज़ आएंगे, राइट। तो ये कहते हैं कि ये उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है हर एक कंपनी से, हर एक बिजनेस से, हर एक गवर्नमेंट से, हर एक सोसाइटी से, कि जो आपकी रिसोर्स है, कौन सी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका यूज़ क्या है, एथिकल वे से करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको फर्म के अंदर 4 लाख का प्रोडक्शन करना है, 20,000 टन का प्रोडक्शन करना है, तो आप केवल प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हो। जो आप इनकी रिक्वायरमेंट है, इनके रिक्वायरमेंट के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करो, ये सही बात नहीं होगी। मोस्ट ऑफ लॉ इज यूज वाइल वी हियरिंग द ह्यूमन रिसोर्स इन देयर इज ऑर्गेनाइजेशन एंड द लेबर वेलफेयर फंक्शन इज ऑर्गेनाइज एंड द इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। ये कहते हैं कि जब भी हम कभी किसी पर्सन को रिक्रूट करते हैं, ठीक है, हायर करते हैं, तो काफ़ी सारे जो लॉ होते हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है और साथ ही साथ आपके जो लेबर वेलफेयर का जो फंक्शन है उसको भी देखा जाता है कि क्या ये हमारे जो वर्कर हैं उनकी सेफ्टी के लिए फर्म काम कर रही है, उनका ध्यान रख रही है। ये सभी चीज़ें हमारी HRM का ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया सोसाइटल के अंदर क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन रिक्रूट हुआ है उसको एज ए एथिकल वे से हमें यूज़ करना है। ये नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा काम करवा रहे, कम काम करवा रहे हैं और उसको इतना वेतन भी नहीं दे रहे, ठीक है। कराए जा रहे हैं। जैसे कि दिवाली पे नहीं होता है कि ऐसे सारा दिन आवाज़ें लगाते हैं 150 ले जाओ, वो सारा दिन चीखे जा रहे हैं, फिर भी आखिरी में आकर उसको कुछ नहीं देते सैलरी, है ना। वो बातें नहीं होनी चाहिए। ये हर एक, ये छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि तभी वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, राइट। और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके जो फर्म है, उसकी जो ये संस्था है, ठीक है, इस संस्था में जितने भी रिसोर्स हैं 5M की बजाय काफ़ी सारे M हैं यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी सारे P हैं, काफ़ी सारे S हैं, उन सभी चीज़ों का क्या हो, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, क्या हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो एंड अचीव। अगर इन सभी का प्रॉपर यूटिलाइज होगा, मतलब जिसका जो काम है वो हो रहा है, मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हो उसका ख़राब नहीं होने दे रहे तो वेल एंड गुड, मशीन प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो वेल एंड गुड, मनी टाइम पर मिल रही है, उसके ऊपर किसी भी तरह का आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा तो बहुत बढ़िया। जो आपकी ह्यूमन है वो इन सभी चीज़ों का सही तरह से प्रयोग कर रही है बहुत अच्छी तरीके से, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करें, जो ह्यूमन के अंदर इतनी एबिलिटी है कि टाइम टू टाइम जैसे भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्म को अपना आउटपुट अच्छा दे रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए बताओ तुम, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? इससे बढ़ के तो नहीं चाहिए होगा कि सब चीज़ों का सही ढंग से प्रयोग हो रहा है, वो भी खुश, हम भी खुश, हमें दो सैलरी, तुम लो अपना रिटर्न, है ना। तो ये कहते हैं कि एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड द इकोनॉमिकली। आप उसका जो
ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव वे से भी अचीव करो, साथ में इकोनॉमिकल भी यूज़ करो, इकोनॉमिकल भी अचीव करो। ठीक है, अगर कोई चीज़ 10 दिन में तैयार होनी थी, अगर आप 10 दिन के अंदर ही तैयार करके दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 12वां दिन कर दिया ना तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगी, वो एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, क्योंकि 2 दिन यहाँ पे तो 1 घंटा भी लेट हो जाए ना तब भी ऐसे हड़कंप मच जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक्टिविटी टाइम टू टाइम परफॉर्म हो। एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि उसकी संस्था के अंदर जो चल रहा है वो अच्छे से और रेगुलर इसी तरह से चलता रहे। ठीक है, कि तभी कोऑर्डिनेशन बनकर रहेगा। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। एक सेकेंड, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हैं। फंक्शन, देखो फंक्शन का मतलब होता है जब आप काफ़ी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। ये आपकी जो बुक है ना HRM, ये जो बुक है मैंने आपको 8 चैप्टर बताए हैं, है ना। ये 8 चैप्टर आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे जब आप क्या है, जब आप किसी जॉब के लिए जाओगे। 100% श्योर है आप इस प्रोसेस से ज़रूर गुजरोगे। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर उसकी रिक्रूटमेंट करते हो किसी व्यक्ति की। ठीक है, फिर उस इतने सारे लोग होते हैं। आपने देखा होगा ना कि 10,000 4,000 नौकरियां निकलती हैं। 4 छोड़ो, जब हमारे टाइम में 400 नौकरियां निकली थी। ठीक है, और भरे पता कितने सारे बच्चों ने थे, कम से कम 20 से 21 लाख लोग। अब देखो 400 नौकरियों के लिए 20-21 लाख, समझ रहे हो, कुछ परसेंटेज, कुछ समझ में आ रहा है। मतलब 400 जॉब के लिए आज भी ऐसा होता है, पता है। अब जैसे नेट के लिए 1,000 कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं और उसमें ऐसे ही बच्चे फिल करते हैं। अब ये देखो इतने सारे लोगों ने रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, अब वो फॉर्म तो क्या हुआ, देखो 21 लाख 22 लाख लोगों ने भरे। अब ये तो नहीं है कि सारे के सारे लग जाएंगे, नहीं ना, केवल 1,000 लगेंगे। 1,000 क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। समझ में आ रहा है। और जो सिलेक्ट होंगे उन्हें फिर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा। जो काम कर रहे हैं फिर उनकी मूल्यांकन किया जाएगा कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, फिर ठीक कर रहे क्या, कितना ठीक कर रहे, कितना नहीं कर रहे। फिर एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो सभी चीज़ें क्या है, फंक्शनल एक्टिविटी है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल एक्टिविटी है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है, जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इट्स इंश्योर दैट द एडुकेट नंबर ऑफ द मैन पावर इन अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द करंट एंड द चेंजिंग नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी करंटली जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी चेंज होने के साथ साथ आपको अपनी मैन पावर की स्ट्रेंथ भी इसी तरह से चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो सारे चैप्टर आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत मज़ेदार, मतलब ज़बरदस्त सेशन होने वाले हैं। आप तो मतलब बंदास बहुत ज़्यादा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप सभी भी एक्साइटेड होंगे इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो आपके समझ में आ गया। दोबारा से पेज मोड़ूँ, ये पता है, याद आ गया, रिकॉल हो रहा है। यस, यही चाहिए। एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, है ना। ये अगर इसकी नीड को सेटिस्फाइड करेगा, ये अगर इसकी नीड को सेटिस्फाई करेगा तो तभी एम्प्लॉइज़ को अच्छे से काम करके देगा। एग्जाम्पल यहाँ पर चलो मैं एक और ले लेती हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि ये जो व्यक्ति है इसको डस्ट, मतलब कि डस्टिंग एरिया से, धूल मिट्टी से दूर रहना है। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, इसे मशीन ऑपरेट करने के लिए दे दी, और जहाँ से बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारी डस्टिंग होती है, तो क्या ये व्यक्ति वहाँ पर जॉब करेगा? यस या नो? ऑब्वियसली नो, राइट। यस तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं करेगा, उसे अपनी जान प्यारी है ना, इतने पैसे नहीं होंगे तो वो इस जॉब से हट जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर उसे सिटिंग प्लान वाला है, फिर कोई और काम दे जिसमें धूल मिट्टी ना हो, डस्टिंग ना हो, ठीक है, जहाँ पर साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हो, मतलब कि इसको धूल मिट्टी से एलर्जी है, कहने का मतलब इस बंदे को धूल मिट्टी से एलर्जी है, ये धूल मिट्टी वाला काम नहीं कर सकता। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे धूल मिट्टी के अलावा कोई काम दिया तो वो करेगा, खुशी खुशी करेगा, हाँ भाग भाग के करेगा, तो इसको आउटपुट ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। समझ पा रहे हो? तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। सभी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एम्प्लॉय का अलग होता है, यहाँ पे इसका अलग होता है। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे को समझेंगे तभी काम चलेगा, और उसी को कहते हैं मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है
आपके स्कोप। देखो स्कोप होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आपके बुक के अंदर ये वाला पॉइंट भी है, ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस। अब जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, जितने भी पॉइंट्स करवाए हैं मैंने इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर, नेचर्स के अंदर, वही ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ है। आप एक बार इसको रीड आउट करना, ठीक है, समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। अगर फिर भी ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो भाई स्कोप के ऊपर चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा स्कोप के अंदर। आपकी भर्ती कर दूं मैं, आप बीकॉम क्लास के अंदर है, आपकी भर्ती करने स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब मैंने अपनी इंस्टीट्यूशन पे क्या कर रखा है, टीचर की रिक्वायरमेंट की एडवर्टाइजमेंट डाली हुई है। जो भी टीचर अपने हमें यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं आप आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कैसे अपना पैटर्न सेटअप किया है देखो, और कैसे हम इसको करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 10 बंदे चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए? 10 हो गए हैं। 10 जिन्होंने ये न्यूज़ सुनी होगी वो बड़े खुश हो गए होंगे, वाह इस हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे एरिया के अंदर 10 रिक्रूटमेंट आई है, हम वहाँ पे जाएंगे। बट यहाँ पर आने से पहले उन्हें कुछ जो लिमिट, एलिजिबिलिटी बोलते हैं जिसको हम, वो चेकआउट करनी पड़ेगी, है ना। मैंने क्या रखी हुई है, सबसे पहले वो टीचर क्या होना चाहिए, एमकॉम की होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 साल का तो क्या होना चाहिए उसे, क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों को समझना, अंडरस्टैंडिंग, वो भी बच्चों की, अपनी नहीं, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, आप प्रॉपर वे से बच्चों को समझ पाएँ, उनके हिसाब से आप काम कर पाएँ, तो आपकी रिक्रूटमेंट होगी। अब मान लीजिए कि किसी ने क्या किया है, किसी ने क्या किया है, बस हाँ ये देखा कि कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर जो ये इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर भर्ती हुई है 10 बंदों की, और हम भी फॉर्म फिल करेंगे। हमने एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं, ठीक है। 10 की करनी थी, वही बात, फिर वही बात रिपीट। चलो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10 की बजाय यहाँ पे 100 व्यक्तियों की एप्लीकेशन आ गई है। छोटा छोटा लेके चलते हैं। एक्चुअल लाइफ का तो मैंने आपको बता ही दिया कि लाखों में होता है, ठीक है। तो 10 की थी, 100 की। अब इन 100 ने हमारे पास क्या किया है, एप्लीकेशन दी है। क्या दी है मेरे पास, एप्लीकेशन दी है, अपना रिज्यूम दिया है, किसी ने कुछ दिया है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिक्रूटमेंट। और ये क्या था, प्लानिंग। पहले मैंने ये डिटरमाइन किया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदों की ज़रूरत है, 10। उन बंदों की क्या मैं लिमिट रखूँ, क्या मैं एलिजिबिलिटी रखूँ जिसके थ्रू मैं इनकी भर्ती कर सकूँ, राइट। तो ये हुई मेरी प्लानिंग। अब 10 बंदों की बजाय 100 व्यक्तियों ने मेरे पास क्या कर दिया, एप्लीकेशन स्टेटस भेज दिया कि हमें भी लगा लो, हमें भी लगा लो, हम इसको में पढ़ाएंगे, हमारा 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, किसी में किसी इसकी कमी होगी, किसी में इसकी कमी होगी, किसी में तीनों की कमी होगी, है ना। फिर आ जाता है, अब इन 100 में से मुझे कोई 10 सेलेक्ट करने हैं, मुझे कोई 10 सेलेक्ट करने हैं। ये होती है पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें किसी को भी रोका नहीं जाता। उसमें तो कहते हैं कि आओ भरो, आओ भरो, राइट। बट सिलेक्शन के अंदर इन 100 में से 90 लोगों को बाहर निकाला जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं नेगेटिव प्रोसेस। समझ पा रहे हैं, इसे कहते हैं हम नेगेटिव प्रोसेस। इतना समझ में आया, जल्दी से अगर समझ में आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए। देखो इतने सारे बच्चे देख रहे हैं और फटाफट मतलब लाइक भी नहीं कर रहे हैं, कितनी अजीब बात है ना। तो लाइक करो, सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करो बच्चों के पास। देन उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस और आएगी। पर सबसे पहले जॉब डिज़ाइन। ये जॉब डिज़ाइन और प्लानिंग मैंने एक साथ ही बता दी, बट जब हम टॉपिक करेंगे यहाँ पे जॉब डिज़ाइन का, एनालिसिस का, तो आपको यहाँ पे अलग बताऊंगी इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। बट आप थोड़ा सा समझिए अभी, ठीक है। 90 लोग निकाल दिए हमने, तो नेगेटिव प्रोसेस होगी। सिलेक्शन हमने कर दिया 10 लोगों का। ये जो 10 लोग हैं हंसते मुस्कुराते हुए, मुझे नहीं पता कौन कौन आए हैं, ठीक है, हंसते मुस्कुराते हुए इनके चेहरे आ गए हमारे पास, ठीक है। और ये भी खुश है कि हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है, हम भी खुश है, ये आगे हैं। तो अब क्या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इन सभी के सभी व्यक्तियों को अपने फर्म के साथ क्या करवाना,
मिलवाना, मतलब कि इनको इंट्रोड्यूस करवाना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या तो पॉलिसी चल रही है, क्या प्रोसेस है पढ़ाने का, किस तरह से बच्चों के साथ डील करनी है, मतलब कि हर एक्टिविटी, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है, इस स्टाफ के साथ इनको मिलवाना। ठीक है, ये प्रोसेस आएगी ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन की। जब भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, अपनी प्रोसेस अपने स्टाफ के साथ मिलवाते हैं, मतलब इनका मन लगाते हैं, कहने का तात्पर्य इनको मन लगाते हैं, इनको घर जैसी फीलिंग दिखाते हैं कि हाँ तुम इस ऑर्गेनाइजेशन का अब एक फैमिली बन चुकी हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। इंट्रोड्यूस कराना, इंडक्शन करवाना, जो नए नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग भर्ती हुए हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाना। समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस आपको समझ में आ रही है, ये इसके स्कोप है। ठीक है, देन उसके बाद इनको मिलवा दिया, हाँ सबको अच्छा लगा, सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम घर में हैं इन 10 व्यक्तियों को। फिर हमने देखा कि इनके अंदर एमकॉम भी किए उन्होंने, 1 साल का एक्सपीरियंस भी है और अंडरस्टैंडिंग पावर भी थोड़ी अच्छी है, बट फिर भी मुझे कुछ कमी नज़र आई। मुझे इनकी डीलिंग करने में थोड़ी दिक्कत आई कि इनके जो डील करने का तरीका है थोड़ा सा, मतलब कि एंटरटेन भी करना और साथ में समझाना इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों को बोरिंग ना लगे, उनमें ये कमी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको क्या दिया, ट्रेनिंग दी। इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, एक सेकेंड यहाँ क्या लिखना था, ट्रेनिंग दी किस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग होती है, और जो इनकी डेवलपमेंट होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, इनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए होती है। दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। ट्रेनिंग तब दी जाती है जब हम एक टास्क कंप्लीट करना है, मुझे टास्क कंप्लीट करना है, इनको डीलिंग सिखानी किस तरह से आनी, तो इस चीज़ के लिए मैं क्या दूंगी, ट्रेनिंग दूंगी। ठीक है, मुझे इनमें कमी नज़र आई तो मैंने इनके लिए ट्रेनिंग दी। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देना, आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा ग्रोथ के अंदर लेके आना। ठीक है, अब मैंने इनको ग्रोथ भी कर दी, उनकी ग्रोथिंग में भी हेल्प कर दी, उनकी ट्रेनिंग भी दे दी, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रेनिंग ये की, देन डिज़ाइन किया, देन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। ठीक है, देन हमने ओरिएंटेशन भी कर दिया। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कर दी। देन उसके बाद मैं देखूंगी जो मैंने ट्रेनिंग पे खर्चा किया, मान लीजिए मेरा ट्रेनिंग पे खर्चा आया 10,000 रुपये, है ना, 10,000 रुपये आया मेरा ट्रेनिंग का खर्चा, तो मैं इन व्यक्तियों की, ये जो बना के बैठे हैं ना मुंह, जिनसे मैंने दी है ट्रेनिंग, इनकी मैं क्या करूँगी, जल्दी बताइए, अप्रेजल करूँगी। मैं इनकी क्या करने वाली हूँ, अप्रेजल करने वाली हूँ, मतलब कि इनके जो काम इन्होंने किया है ना, इनके काम की मूल्यांकन करने वाली हूँ मैं। ठीक है, एक सेकेंड आएगा। ठीक है, अप्रेजल करूँगी, इनके परफॉर्मेंस की अप्रेजल करूँगी। ठीक है, परफॉर्मेंस और इनके पोटेंशियल की। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे करूँगी। परफॉर्मेंस का अप्रेजल कब होगा कि इनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी, किसकी पास्ट परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग देने से पहले की पास्ट परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग देने के बाद की परफॉर्मेंस। ठीक है, इन दोनों परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन करूँगी। अगर फिर भी कोई गैप नज़र आता है, मुझे फिर भी कोई गैप नज़र आता है, इनको फिर मैं दोबारा से क्या दूंगी, ट्रेनिंग दूंगी, कि ये देखूंगी जो इस ट्रेनिंग के ऊपर जो खर्चा हुआ है, क्या वो खर्चा मुझे वापस रिटर्न हो चुका है या नहीं हो चुका। हर एक फर्म ये चाहती है जो भी खर्चा मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अपने व्यक्ति के ऊपर कर रही हूँ, तो वो मुझे उतना आउटपुट दे जिससे मुझे भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले और इनको भी सेटिस्फैक्शन मिले कि हमने कुछ सीखा है, और मुझे ये सेटिस्फैक्शन मिले कि मैंने उन लोगों की कुछ ग्रोथ की है, इम्प्रूवमेंट की है। समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर, ये पूरा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, तो HRM का प्रॉपर, मैं बता रही हूँ, HRM का सारा सिलेबस आपने समझ लिया। ठीक है, और क्योंकि बाकी सभी चैप्टर्स के अंदर इसकी प्रोसेस है, इंपॉर्टेंस है, ये है वो है वो है, समझ में आ रहा है। तो अब इनके हम स्कोप के ऊपर बढ़ते हैं। स्कोप क्या कह रहे हैं अब मैं फटाफट समझाऊंगा आपको, अब जल्दी समझ में आएगा।
द स्कोप ऑफ द HRM इज़ वेरी वास्ट। जो HRM का जो स्कोप है वो बहुत ही मतलब फैला हुआ है, वास्ट है, वाइड स्प्रेड है। इफ़ इट्स इंक्लूड ऑल एक्टिविटी, ये इंक्लूड सभी एक्टिविटी करते हैं ऑफ HR डिपार्टमेंट की, स्टार्टिंग फ्रॉम द HR प्लानिंग टिल एम्प्लॉय लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। वो जब प्लानिंग से लेकर उसकी रिटायरमेंट तक की सारी प्लानिंग इस HRM के अंदर होती है कि हाँ, लोगों को भर्ती करने से लेकर उनकी रिटायरमेंट तक का, रिटायरमेंट के बाद तक का उनको पेंशन दी जाती है ना, पेंशन दी जाती है। ग्रेचुटी भी सुना हुआ अंडर सेक्शन 10 के अंदर, 10 के अंदर, ठीक है। ये सभी चीज़ें भी इसके अंदर डिफाइन की जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्लानिंग से। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज आल्सो नोन एज द मैन पावर प्लानिंग, क्योंकि इसके अंदर हम व्यक्तियों की ही भर्ती करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजमेंट डिटरमाइन हाउ ए ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजिशन टू इट्स अ डिज़ायर्ड मैन पावर पोजिशन। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो ये फ्यूचर प्लानिंग है कि अगर हमें ये पता चल जाता है कि आज के अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर में कितने और मैन पावर की ज़रूरत होगी। मुझे यकीन नहीं था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी मैन पावर चाहिए, बट पिछले सालों में ये थोड़ा सा रिक्वायरमेंट हुई कि हमें 10 व्यक्तियों की और नियुक्ति चाहिए, तो हमने इस साल भर्ती की। देन हम अब सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, अभी हम प्लानिंग पे चल रहे हैं, सिलेक्शन अभी पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। जॉब को हम एनालिसिस करेंगे कि किस व्यक्ति को किस जॉब पे लेके आना है, उसकी प्रॉपर डिज़ाइन क्या होगी, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, ये सभी मैच आउट करेंगे, उन सभी को हम डिटरमाइन करेंगे। जॉब एनालिसिस क्या होता है कि हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, हेल्प टू नो द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म एंड डिसाइडेड द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। जॉब एनालिसिस हमें किस लिए हेल्प करता है कि हमें ये पता चले जिस व्यक्ति को हम नियुक्त करने जा रहे हैं उसके अंदर किस तरह की स्किल होनी चाहिए, किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए कि वो जिस पोस्ट पर आ रहा है कि वो परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब देखो, ये बीकॉम का सिलेबस वही व्यक्ति करवाएगा जिसको इसकी नॉलेज होगी, और नॉर्मल सी बात है, नॉलेज उसी को होगी जिन्होंने बीकॉम कर रखी होगी, है ना। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीकॉम कर रखी, उनको नॉलेज भी नहीं होती। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं जो समझाना चाह रही हूँ, मतलब कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक ऐसा क्राइटेरिया रखा जाता है कि उस व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कि वो उस लेवल से थोड़ा सा मतलब बड़े लेवल पर हो, ठीक है। इट इज़ अ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ द डाटा कलेक्शन। एक ऐसा प्रोसेस है ये जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन का कि जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड अदर एलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब, जो जॉब के बिल्कुल रिलेट करते हैं। समझ में आई बात? कहने का मतलब है कि जॉब, अगर जैसे कि आपको मैं ये बता रही हूँ कि मुझे एमकॉम 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस में आपको अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए उस बच्चे की, उस जो आ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये डाटा कब कैसे कलेक्ट किया मैंने, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देख के, ठीक है। थ्रू एनालिसिस वी डिज़ाइन स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट एंड द पॉलिसी। हम एनालिसिस की हेल्प से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसा हमारी कंडीशन है, अगर आप इसको सेटिस्फाई करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सभी इस चीज़ से बहुत ही वाकिफ़ होंगे। जैसे CTET का पेपर देने के लिए, नेट का पेपर देने के, चलो नेट का बताती हूँ मैं। नेट का पेपर देने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, आपको कम से कम आप एमकॉम में होने चाहिए। वो मैटर नहीं करता आप क्या फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, वो मैटर नहीं करता आप सेकंड ईयर के अंदर हैं, बट आप एमकॉम में होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, समझ में आया। CTET के लिए आपकी बीएड होनी चाहिए या फिर बीएड में आप होने चाहिए, समझ में आया। तो ये एक तरह का क्राइटेरिया है जो एनालिसिस करके ही रखा जाता है। नेक्स्ट अब आ जाती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नाम सुना लग रहा है, अभी 10 मिनट पहले आपने सुना था, मैं आपको कहानी सुना रही थी मेरी ही इंस्टीट्यूशन की। ये देखो सुनाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, यही बात है कि इतने सारे लोगों ने मुझे एप्लीकेशन सेंड कर दी कि हमारी कर लो, हमारी कर लो, हमारी कर लो। वो रिक्रूटमेंट है। जब उन इतने सारी भीड़ में से कुछ चुनिंदा लोग मैं जब निकालूंगी, वो सिलेक्शन होगा। मैन पावर प्लानिंग इज कंसिडर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द हायरिंग द एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
प्लानिंग करना हमारा सबसे पहला स्टेप है किस चीज़ के लिए, जब किसी व्यक्ति को हायर करते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अ स्टार्ट व्हेन द कंपनी नो हाउ मैनी रिक्रूटमेंट ऑफ द मैन पावर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तभी शुरू होती है जब आपको ये पता है कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 व्यक्ति चाहिए। स्पेशल मेंशन होता है ना कि इस भर्ती के लिए, फलाना भर्ती के लिए इतने व्यक्ति चाहिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन यू फिल द फॉर्म, है ना, ऐसा लिखा होता है ना। तो क्या होता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस तभी शुरू होगी जब आपको ये पता होगा कि हाउ मैनी, कितने कैंडिडेट आपको चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव प्रोसेस होती है। सिलेक्शन हमेशा नेगेटिव प्रोसेस होती है। कारण क्यों है? अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द पोस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द पोस्ट पीपल विल बी सेलेक्ट एंड द रिमेनिंग विल बी नेगलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। बाकियों को उस लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा जो उस चीज़ के लिए उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर वो एक्सपीरियंस, जो उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओरिएंटेशन एंड द इंडक्शन। नज़र आ रहा है ये जो वर्ड है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है थोड़ा सा, अभी मैंने समझाया था, मिलवाना। इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फेमिलराइजिंग एंड न्यू रिक्रूट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो नया पर्सन आता है उसे फेमिलराइज करवाना, मतलब उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी वार्तालाप करवाना कि हाँ ये आपका जूनियर है, ये आपका सीनियर है, ठीक है। इट्स कल्चर, उसके कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, उसकी वर्किंग इन्वायरमेंट से उसको मिलवाना, उसके मैनेजमेंट से इंट्रोड्यूस करवाना कि हमारी मैनेजमेंट कुछ इस तरह से काम करती है, उसके विज़न, उसके मिशन से का बात करवाना, मतलब बात नहीं, उसको बताना, क्योंकि विज़न और मिशन आपके फ्यूचर के लिए होते हैं, ठीक है। मिशन आपका प्रेजेंट की बात करता है, उसके वैल्यू, उसके बैकग्राउंड, उन सभी बात, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है उस व्यक्ति को, ठीक है। इट इज़ अ नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है? इंडक्शन, ये प्रोसेस आई क्यों है? इंडक्शन और जो ओरिएंटेशन की ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मेक श्योर करना जो नया एम्प्लॉई है ना, फील दैट एट होम एंड डेवलप द सेंस ऑफ द कमिटमेंट टू द जॉब। क्या कह रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है वो काम करने के लिए आया है और उसे ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो रही है। देखो फर्स्ट डे तो हर एक इंसान को होती है, चाहे उसको कितना इंट्रोड्यूस करवा लो, बट वो अगर 3 से 4 दिन लगातार वो इसी प्रोसेस में ऐसे हेजिटेशन में रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भाग जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि उसे बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि वो अपने होम जैसा नेचर लगना चाहिए। नेक्स्ट बात आता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट। ये भी वर्ड सुना सुना नज़र आ रहा है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होती है? पर्टिकुलर जॉब के लिए परफॉर्मेंस जो परफॉर्म करनी होती है उसके लिए दी जाती है। डेवलपमेंट क्या होती है? आपकी ओवरऑल होती है। इट एक्ट एज द इंक्रीज द स्किल एंड द नॉलेज ऑफ एन एम्प्लॉय टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए दी जाती है कि उसकी जो स्किल है, उसकी नॉलेज है, वो इंक्रीज हो जाए। देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग में पर्टिकुलर फॉर्म में आप क्या दोगे? उसको केवल गाड़ी चलाने की नॉलेज दोगे, तो एक ये ट्रेनिंग है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल ग्रोथ होता है, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। ये प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको ही ओरिएंट करने के लिए, मतलब उसको ही अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको चैप्टर बहुत आसान लग रहा होगा। उम्मीद करती हूँ जो सेशन है आप पसंद करें और जो आगे आने वाली वीडियो है उनको भी पसंद करें। और क्वेश्चन पेपर तो आपको पता ही होगा, आप ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, एक पोटेंशियल अप्रेजल होता है, दोनों है, परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल। परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो आपको ट्रेनिंग दी है ना, जो आपको ट्रेनिंग दी थी, उस ट्रेनिंग के बाद जो आपकी जो एक्टिविटी है, ट्रेनिंग से पहले आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, ट्रेनिंग देने के बाद आपने गाड़ी थोड़ी अच्छी चलाई, थोड़ी अच्छी चलाई, थोड़ी बेकार चलाई, ठीक है। तो उसके जो गैप को ढूंढना, गैप को नज़र देखना कि कितना गैप आया है, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना। मतलब उसके दी गई उसके द्वारा दी गई ट्रेनिंग को और उसके प्रेजेंट को, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं हम इसको कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस और आपका प्रेजेंट परफॉर्मेंस। अगर मैं अपने ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले इस सब्जेक्ट के बारे में कैसा लग रहा था,
वो आपका पास्ट हो जाएगा। और अब कैसा लग रहा है प्रेजेंट में, वीडियो देखने के बाद अब आपको सब्जेक्ट थोड़ा ईजी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है। अगर फिर भी बीच में कोई कमी रह जाती है, ज़रूरी नहीं होता हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में हो, किसी को ये चीज़ें समझ में आई हो, किसी को नहीं आई है, ठीक है। तो जिनके लिए नहीं आई तो उनके लिए वो गैप क्रिएट हो जाएगा। तो ये गैप है, उसको फाइंड आउट करना, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। तो अप्रेजल का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, एज सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ द प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू इट्स पास्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको प्रेजेंट के साथ कंपेयर करना। देन इट्स एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू एवेलुएट द प्रेजेंट पोजीशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इट्स मैन रिसोर्सेज, ठीक है। इन अप्रेजल की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर मेरा कोई अप्रेजल करे तो मेरा ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी स्ट्रेंथ अलग से ही नज़र आ जाएगी कि मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है तो मैं इस चीज़ को कर देती हूँ। वीकनेस क्या है? वीकनेस क्या है? कोई और काम नहीं आता, जैसे कि घर में खाना बनाना और कुछ काम नहीं आता है, तो मेरी वो वीकनेस बन जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, ढूंढने के लिए वो अप्रेजल का काम करती है, परफॉर्मेंस जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म करती है। अब पोटेंशियल की बात की जा रही है, जो उस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी होती है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती, उसको ऑलरेडी आती है। जैसे कि अब मैंने मेरा ही एग्जांपल दिया, तो मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो मुझे आती है, अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं और अच्छा परफॉर्म करूँगी, अगर आप मुझे नहीं भी सिखाएंगे तो भी मैं और अच्छा परफॉर्म करूँगी, ठीक है। इतनी सुंदर भी नहीं आती ड्राइंग, वैसे मैंने वैसे एग्जांपल लिया था, कभी सोचिए ये देखो ऐसे ही बनाया मैंने, ठीक है। तो इनहेरिटेड कैपेबिलिटी बोली जाती है, जिसके अंदर मतलब कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी है। अगर किसी को ये कहूँ कि ये जो बिजली की तार खराब हो गई है, किसी के अंदर, किसी को ऑलरेडी आती हो बिना सीखे, तो उसके अंदर वो इनहेरिटेड है, किसी को सिखानी पड़ती है। समझ पा रहे हो? ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी नॉलेज, ऐसी जो स्किल जो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं पोटेंशियल अप्रेजल। अप्रेजल तो मूल्यांकन होते हैं। पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब क्या है? असेसमेंट एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनहेरेंट कैपेबिलिटी लाइक द स्किल एंड नॉलेज। उसकी जो अंदर ऑलरेडी जो कैपेबिलिटी है उसको क्या करना? पहचानना, आइडेंटिफाई करना, यही एक बहुत बड़ा टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि ये अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि ये व्यक्ति ऐसा काम ये अच्छा करता है, तो मान लीजिए किसी को कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कंप्यूटर में जितने भी जैसे भी नए वर्जन आते रहते हैं, जैसे पहले विंडोज 7 थी, फिर 10 आई, अब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो उस व्यक्ति के लिए उस चीज़ को अडॉप्ट करना, उस व्यक्ति के लिए वो कंप्यूटर को विंडो 10 विंडो 7 चलाने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उसका इसमें इंटरेस्ट है, उसमें उसकी नॉलेज ऑटोमेटिकली है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय की उस पोटेंशियल को मतलब देख लेता है कि क्या है, तो जल्दी ही चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हाथ में पकड़ा देगा कि फ्यूचर में कैसी भी सिचुएशन आए आप उसको हैंडल कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये देखो, पोटेंशियल डेवलपमेंट रिलेट टू द एनहांसिंग द एम्प्लॉयज पोटेंशियल टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द हायर पोजीशन इन द फ्यूचर। समझ में आ गया? तो ये आपकी इंटरनल मतलब आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट में होती है, और जो परफॉर्मेंस होती है वो आपकी ट्रेनिंग देने के बाद की जाती है, जिसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग का है मतलब कि एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके थ्रू आप अपने गोल की तरफ पहुँचते हैं, अपने टारगेट की तरफ पहुँचते हैं। अब देखो, जिन बच्चों ने, अब देखो, सबसे पहले कॉमर्स ली थी, ठीक है, कॉमर्स +1 क्लास में ले ली। सबसे पहला स्टेप आपका यही था, अगर आपने कॉमर्स लिया तो नॉर्मल सी बात है आप बिजनेस सेक्टर के अंदर जाना चाह रहे हैं, कॉमर्स सेक्टर के अंदर जाना चाह रहे हैं, ट्रेड के अंदर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप टीचिंग के अंदर भी जा सकते हैं, राइट। +2 की, फिर आपने अपने गोल की तरफ ऐसे बढ़े, ठीक है, बढ़ते जा रहे हो। देन आपने अब बीकॉम में एडमिशन ले लिया, फिर तो थोड़ा सा 90% थोड़ा सा चांस हो जाता है कि हाँ कन्फर्म है आप कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर ही जाएंगे, है ना। बीकॉम में आ गए। अब बीकॉम के बाद 10% जो चांसेस है ना, अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आप CA करोगे, CFA करोगे, या फिर आप MBA करने वाले हैं, या आप MCOM करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं वो आगे। मतलब आपके गोल को, आपका गोल देखना है, आपका गोल क्या है, आपके गोल इनमें से कोई है तो आप इस प्रोसेस से गुजरोगे। तो एक सेट ऑफ सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से आप निकलते जा रहे हो वो कैरियर प्लानिंग होती है।
सेट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ द स्टेप विच ही हैज़ अ फॉलो वन बाय वन, जिसको आप वन बाय वन फॉलो करते हैं टू अटेन द टारगेट गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। कैरियर प्लानिंग क्या करती है, एनकरेज करती है एम्प्लॉय को टू एनालिसिस, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपका इंटरेस्ट +2 में ही छूट जाता है तो क्या आप बीकॉम में एडमिशन लेते? नहीं ना। अगर आपका बीकॉम के बाद इंटरेस्ट छूट जाता है तो क्या आप आगे लोगे? तो इसलिए कैरियर प्लानिंग हमेशा एनकरेज करती है कि हाँ चलो बीकॉम हो गई है, अब 2 साल की एमकॉम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं पीएचडी कर लूँगा, होता है ना। तो ये अपने आप में एनकरेजमेंट का पॉइंट हो जाता है। देखो, देयर कैपेबिलिटी एंड इन्फॉर्म, एक सेकेंड, यही है, देम अबाउट द कैरियर अपॉर्चुनिटी दैट आर द अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है अगर आपके अंदर आप कैरियर प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं तो। रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन, लास्ट में आया है ये पॉइंट, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, आपने किसी व्यक्ति को भर्ती कर ली, उससे काम करवा रहे हो, तो उसको रिवॉर्ड दोगे, उसको कंपनसेट करोगे, कहने का मतलब है उसको सैलरी दोगे, उसे प्रमोशन दोगे, उसको वेजेस दोगे। समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो गवर्नमेंट जॉब वाले को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, तो आपको कंपनसेट मिल रहा है। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विस प्रोवाइड करी तो इसने आपको पैसे दिए। ये तालमेल कंटिन्यूस चलता रहता जब तक आप इस फर्म के अंदर हो। ये कहते हैं कि रिसीव विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्म सर्विस इन द फर्म। रिवॉर्ड में भी, रिवॉर्ड कैसे भी हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मैंने आपको वहाँ पे डेफिनेशन में बताया था, याद आ गया होगा डेफिनेशन। एक्विजिशन कर ली इनकी, मतलब भर्ती कर ली, इनकी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। मोटिवेशन का मतलब समझ रहे हो? अब यहाँ पे आ गया है, कहाँ गया भाई? ये मोटिवेशन जो हमारी इंट्रिंसिक होती है, क्या एक्सट्रिंसिक होती है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है जब आप विदाउट मनी बात करते हैं, और मॉनेटरी होता है जब आप मनी के साथ बात करते हैं, जिसके अंदर सैलरी, प्रमोशन, फ्रेंच बेनिफिट, जो आपके जो परक्यूजिट्स अलाउंसेस होते हैं, आपने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन मतलब उनकी पहचान करवाना कि हाँ फर्म में इस व्यक्ति के कारण ही हमारी तरक्की हुई है। अगर इतनी ही बात कह देना तो वैसे भी पता है इतना दो, वो वैसे नहीं ज़मीन पर अपने पैर टेकता इतनी बातें कहने के बाद कोई। तो प्राइड इन अ वर्क, उसके काम की तारीफ़ कर देना, जॉब सेटिस्फेक्शन करना, तो ये सभी चीज़ें ये क्या होती है? कंपनसेशन होती है। समझ पा रहे हैं? ये हो गया आपका क्या है? स्कोप। उम्मीद है आपको ये जो स्कोप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर आपके 2022 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया था ना, वहाँ पे इसके ये स्कोप आए हुए थे, और 2021 का देखना वहाँ पे ये आए हुए थे फंक्शन, जो भी मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है। चलो भाई फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। केवल 20 से 22 मिनट का काम रह गया है। फंक्शन होने के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। फिर उसके बाद ये लास्ट टॉपिक रह जाएगा पर्सोनल मैनेजमेंट एंड HRM मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो भाई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या करते हैं हम? फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखो 2 फंक्शन होते हैं, अभी कहेंगे कि 2 कौन से? एक तो मैनेजरियल फंक्शन होता है, एक हमारा ऑपरेटिव फंक्शन होता है। मैनेजरियल फंक्शन आपका किससे रिलेट करता है? मैनेजरियल फंक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक चीज़ को मैनेज करने में, और साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर टास्क को जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो उसके अंदर डिसीज़न लेना, उसके अंदर जो आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये जो टॉप लेवल की बात की जाए तो ये मैनेजरियल है। ऑपरेटिव के अंदर आपकी सर्विस सेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो HRM इज़ ए कंसर्न विद मैनेजिंग रिसोर्सेज ऑफ द इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये कहते हैं कि HRM के अंदर रिसोर्सेज को मैनेज करना किस तरीके से होता है? इफेक्टिव वे में होना चाहिए, एफिशिएंट वे में होना चाहिए, और यहाँ पे आप एक और वर्ड जोड़ सकते हो, इकोनॉमिक होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, ठीक है। किस चीज़ के लिए? आज जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। HR मैनेजर हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो HR मैनेजर होता है ना, ये मैनेजमेंट करने में, मैनेजमेंट के हर लेवल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किस चीज़ के लिए? प्रशासन करने में, मतलब कि गाइडलाइंस देने के लिए। समझ पा रहे हो? हेल्प करने में जो आपकी गाइडेंस होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले
ये पूछा गया है मैनेजरियल, सॉरी ये लिखा हुआ है मैनेजरियल जो फंक्शन होते हैं उसे क्या कहते हैं। मैनेजरियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क ऑफ द मैनेजर। स्पेसिफिक टास्क का मतलब कि जो मेन टास्क होता है ना उसको परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, डिसीजन लेना, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, ये सभी बातें हमारे मैनेजरियल फंक्शन में होता है। अब देखो ऐसे आपने पढ़ा होगा, आ गया ट्राइपॉड आपको समझ में आ रहा है। ये टॉप लेवल होता है, ये मिडल होता है, ये लो होता है। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से लो लेवल पर, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन कौन पहुँचाता है, ये वाला डिपार्टमेंट। और इनकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके इनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कौन करते हैं, ये वाला डिपार्टमेंट। समझ पा रहे हो? तो मैनेजरियल फंक्शन दैट पॉइंट, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइज। ये 5 आपने पढ़े होंगे ना, 5 मैनेजरियल फंक्शन होते हैं। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये चीज़ें, है ना। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे, फिर हम फटाफट ऐसे रीड आउट कर लेंगे, ऐसे जल्दी हो रहा है। देखो यहाँ पे प्लानिंग का मतलब यहाँ पे सेम ही है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्लानिंग होता है, जिसके अंदर मैं एक तरह से ये जो मैंने तैयार किया था कि मुझे 10 लोगों की ज़रूरत चाहिए, और ये क्या था, इनकी एलिजिबिलिटी थी। एक तरह से क्या था, एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया था, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से मैं आगे की प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो ये क्या होगा, एक तरह से ब्लूप्रिंट होगा, ठीक है, कि इस तरह के लोग, ऐसी ऐसी एलिजिबिलिटी के लोग मुझे 10 चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 10 चाहिए। अब ये 10 हो गए हैं, ठीक है, 10 हो गए हैं, इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। बट इन 10 की क्या मुझे सारे ही कॉमर्स डिपार्टमेंट में चाहिए, क्वेश्चन पहला यहाँ राइज होता है। इनको 10 को चाहिए तो मुझे ये, बट 10 कहाँ कहाँ चाहिए, इनके प्लेस, इनका जो प्लेस होगा इन 10 के 10 का क्या पता डिफरेंट डिफरेंट हो, क्या पता सबका सेम हो, क्या पता 4 का सेम हो, 6 का अलग हो, 6 का सेम हो, 4 का अलग हो, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो ये 10 लोग आएंगे इनके काम को डिफाइन करना, इनकी पोस्ट को डिफाइन करना, ठीक है, कि प्लानिंग तो कर लिया हमें चाहिए, बट इनको फिर क्या, कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सभी चीज़ें हम क्या है प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजिंग होगी, देन उसके बाद हम स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग का मतलब कि इनको नियुक्त करेंगे, जो जिस पद के लिए हमने बुलाया है उसको उस पद पर नियुक्त करेंगे। मान लीजिए मैंने 3 पर्सन को कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए बुलाया था, तो तीनों के तीनों व्यक्तियों को कॉमर्स में अलग अलग पोस्ट, मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति को स्टैट के लिए बुलाया, एक को टैक्स के लिए बुलाया, एक को HR के लिए बुलाया, ठीक है, तो इनको अपनी अपनी पोस्ट पर नियुक्त करेंगे। ये पोस्ट थी हमने पहले सेट की कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पोस्ट कॉमर्स की होगी, 4 पोस्ट साइकोलॉजी की होगी, और बाकी बची 3 पोस्ट हमारी साइंस स्ट्रीम की होगी। तो हमने पहले डिसाइड किया, एक तरह का ब्लूप्रिंट था, कौन किस व्यक्ति किस पोस्ट पर आएगा, फिर हमने ये ऑर्गेनाइजिंग किया, देन इन व्यक्तियों को फिर एक्चुअल में इनको रिक्रूट कर दिया, ये व्यक्ति भर्ती हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे भी ये चारों व्यक्ति अपने अपने हिसाब से क्या हो गए, भर्ती होगी इनकी। देन उसके बाद क्या हुआ, इनको हम डायरेक्ट करेंगे, इनको हम डायरेक्शन दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, कैसे आपको पढ़ाना है, किस तरीके से आपसे पढ़ाना है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है, नोट्स ऐसे बनाने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। समझ में आ रहा है? तो हम इसको बाद डायरेक्टिंग करेंगे, इनको रास्ता दिखाएंगे कि किस इस रास्ते पे चलना है, इसके अगर भटक गए ना तो मैं बाहर निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको भी बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ो भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो समझ में आ रहा है? तो क्या है कि आपको डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन मिलने के बाद आपके ऊपर फिर कंट्रोलिंग भी होगी। क्या जो काम बोला था आपने वो किया? आपने किया? मैंने ये बोला था कि आपको सेशन शेयर करना है, आपने किया, तो ये होता है कंट्रोलिंग करना। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए, अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से काम में भी होता है। मैं साथ साथ अपनी भी बात बता रही हूँ, आपको सेशन शेयर करना है बहुत से बच्चों को, क्योंकि मुझे क्या है करना है, मुझे बच्चों की हेल्प करनी है, सो अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ। अगर कोई भी अगर आपको ये लगता है कि मैम इस तरह से नहीं, आपको थोड़ा इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, आप अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। मैं वो चीज़ भी अडोप्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अपने जो परफॉर्मेंस है उनको मैच आउट किया जाएगा, फिर उनके ऊपर कंट्रोलिंग की जाती है।
दैट्स अ मैनेजरियल एक्टिविटी। अब देखो फटाफट हम इनकी थ्योरी पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। प्लानिंग क्या है, सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, फॉरमोस्ट फंक्शन फॉर एवरी मैनेजर। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट द प्लानिंग। कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होते, आपको भी पता है। अब मैंने ये लेक्चर लेना, जो मैं तभी बोल रही हूँ स्पेशल क्लास लेने के लिए, मैंने बहुत दिन पहले पहले नोट्स बनाए हैं, ठीक है। फिर नोट्स बनाने के बाद मैंने पूरा सेटअप तैयार किया, देन बच्चों को जोड़ा। समझ पा रहे हो? तो मैंने पहले प्लानिंग की, मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी। अब की बार थोड़ा सा और अलग हट के तरीका था, ठीक है। तो ये तरीका मैंने पहले सेटअप किया, प्लानिंग की, ठीक है। प्लानिंग इम्प्लाइज प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ फ्यूचर प्रोग्रामिंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। प्लानिंग क्या होती है, एक फ्यूचर ब्लूप्रिंट होता है कि आपको जो फ्यूचर में चाहिए, उस फ्यूचर की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपने क्या है, स्ट्रक्चर तैयार किया। कहते हैं ना, इसकी फोटोस्टेट करवा लो। फोटोस्टेट क्या होता है, ब्लूप्रिंट, स्ट्रक्चर तैयार करना। जैसे हम घर बनाते हैं कि इस एरिया में क्या बनेगा, ये वाला रूम बनेगा, बेडरूम बनेगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम बनेगा, यहाँ पे किचन बनेगा, ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होते हैं। इस तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करते टाइम क्या करती है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है जो फ्यूचर के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अ गुड प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसिटी है फॉर अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग, कह रही हूँ भाई, प्लानिंग तो बेस है। कहते हैं ना, छोटे बच्चे को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका बेस क्या होता है, मैथ के अंदर उसको टेबल आनी चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए, है ना, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसी तरह से प्लानिंग के अंदर आपके यहाँ पर ह्यूमन पावर को और फिजिकल रिसोर्सेज दोनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्लानिंग क्या करती है, मॉनिटर करती है आपके ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, जैसे जैसे हमारे बिजनेस के अंदर है इन्वायरमेंट चेंज होता है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे आपको भी प्लानिंग चेंज करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके एरिया के अंदर, ये पूरा बड़ा एरिया है, आपके एरिया के अंदर केवल 2 शॉप थी, ठीक है, एक आप, एक दूसरा और है। अब आपने देखा कि मार्केट के अंदर 3-4 और दुकान आ गई है, सेम प्रोडक्शन कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको भी मद्देनजर रख के प्राइस सेट करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट के, है ना। और इनको मद्देनजर रख के आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस क्वालिटी का सामान दे रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अपनी इन्वायरमेंट में जाकर देखना पड़ेगा भाई क्या हाल चल रहा है। समझ पा रहे हो ना। तो इनकी चेंज, ऑर्गेनाइजेशन की नीड के जो चेंज हो रहे हैं, चेंज जितना जैसे भी हो रहा है, उनकी डिमांड, उनकी सप्लाई, ठीक है, शॉर्टेज तो नहीं हो रही, सरप्लस तो नहीं हो रही, ये भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। ये आपका प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है जी। प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर एक चीज़ आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं बता रही हूँ बिजनेस के अंदर हर चीज़ कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 बातें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए पूरा ग्रुप है, ये व्यक्ति हैं, इनको हम व्यक्ति बना देते हैं, इनके संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन होता है, लोगों के ग्रुप को बोला जाता है, जहाँ पर वे सभी मिलकर एक उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस होता है उनका, स्पेसिफिक पर्पस। इसमें 3 क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं। सबसे पहला वर्क विच शुड बी डन, कौन सा काम करना है भाई, क्या करना है वो डिफाइन करो ना। पहला ये एम्प्लॉय बाय वूम इट शुड बी डन, कौन करेगा पूरा। सबसे पहले तो इंसान देखो कौन, पहले तो ये देखो कि क्या काम है, काम क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो काम हमने डिसाइड किया वो करेगा कौन, ठीक है। देन उसके बाद ये देखेंगे फिजिकल रिसोर्सेज विच आर टू बी यूज टू गेट इट डन, जो भी आपको फिजिकल रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं आप उसको किस तरह से यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट अ प्रॉपर रिलेशनशिप अमंग द वर्क, एम्प्लॉय, फिजिकल रिसोर्सेज, अगर इन तीनों के बीच में बिल्कुल सही तरीके का क्या हुआ, अच्छा रिलेशनशिप सेटअप होगा कि हाँ एम्प्लॉय जिस फिजिकल रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहा है वो उसको आ भी रहा है, मतलब कि जो मशीन हम यूज़ करते हैं वो कहते हैं ना कि हाथ सेट हो गया इसका, ऊपर से सही चला रहा है, कैंची चला रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है उनके बीच में अगर सही संबंध मतलब रिलेशन क्रिएट हो गया है तो अपना हमेशा बेस्ट देगा वो,
प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। अब देखो इनके अंदर ना स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, प्लानिंग की, सबकी प्रोसेस आपने +2 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ कि +2 क्लास के अंदर प्लानिंग का प्रॉपर चैप्टर था, ऑर्गेनाइजिंग का प्रॉपर चैप्टर था, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, है ना। वो मैं केवल ऐसे जो इनकी हेडलाइंस होती है वो मैं पढ़ के बताऊंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसकी प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि डिटरमाइन ऑफ एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी बतानी है कि क्या आपको परफॉर्म करनी है, वर्क रिलेट कर पा रहे हो कि क्या काम करना है आपको। असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी, फिर उस व्यक्ति को वो काम सौंपना, जो जिस व्यक्ति को जिस एक्टिविटी के लिए अपॉइंट किया है कि आपको ये काम करना है, तो उस व्यक्ति को वो काम क्या करना है, सौंपना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कह रहा है कि जो आपने काम तो सौंप दिया, जब तक आप उसको अथॉरिटी नहीं दोगे क्या वो काम कर पाएगा, नहीं ना। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अथॉरिटीज डेलीगेट करनी पड़ेगी, उसको अथॉरिटी क्या करनी पड़ेगी, सौंपनी पड़ेगी, तभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अटेनिंग द डिज़ायर रिजल्ट, अपने डिज़ायर रिजल्ट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह से आपको काम को स्ट्रक्चर करना पड़ता है, इस तरीके से काम को अरेंज करना पड़ता है कि उनको समझ में आ जाए और अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सके, ठीक है। काम को, व्यक्ति को, रिसोर्सेज को, इनको सेट करना और फिर सेट किए हुए सामान को फिर उसको अपॉइंट करना, स्टाफिंग करना। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट वर्कर विद अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन और द एक्सपीरियंस, मतलब कि जो व्यक्ति आपने अपॉइंट किया है वो सही जगह पर अपॉइंट होना चाहिए और सही उसके अंदर क्वालिफिकेशन और उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बिजनेस की सक्सेस है मनुष्य के ऊपर, जो मैन पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं मैन पावर इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सब कुछ जो आपकी फिजिकल रिसोर्सेज है ना उनका यूज़ करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मैन पावर, ये जो व्यक्ति बना हुआ है इसके ऊपर डिपेंड है। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे जो है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्क फोर्स की एबिलिटी। वर्क फोर्स दैट मीन्स आपकी मैन पावर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाय द वे ऑफ द स्टाफिंग के तौर से क्या है, प्रोसेस सुटेबल एंड द कॉम्पिटेंट पर्सन आर द एम्प्लॉयड एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखो, मान लीजिए मेरे पास ना 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, और मुझे केवल एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं कैसे सिलेक्ट करूँगी, मैंने ये देखा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे ये देखना है कि वो एमकॉम किया होना चाहिए, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में उसको अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। इस व्यक्ति के अंदर इन्होंने एमकॉम नहीं कर रखी, इसने कुछ भी नहीं कर रखा है, वो केवल बीकॉम वाला स्टूडेंट है, ठीक है। इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं था, इसके अंदर ये तीनों क्वालिटी थी, तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अपॉइंट किया। तो राइट पर्सन सेलेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। इसकी प्रोसेस क्या होगी, जब हम स्टाफिंग करते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है। याद आया एग्जाम्पल, याद भूलो मत भाई, एग्जाम्पल मेरा यही था कि मुझे 10 व्यक्ति चाहिए थे, ये आपकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी कि कितने व्यक्ति चाहिए आपको। फिर उनको क्या करोगे, आप रिक्रूट करोगे, भर्ती करोगे। सेम प्रोसेस है, तभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाया था। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको सभी की प्रोसेस याद हो जाएंगी, ठीक है। रिक्रूट करोगे, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आप ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट करोगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करोगे, फिर उसको रेम्यूनरेशन दोगे, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे। आई होप मैंने जो आपको एग्जांपल समझाया था वो आपको अभी तक याद होगा, भूले नहीं होंगे, और ये जो प्रोसेस है अब आपको फटाफट याद होगी, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग। अब स्टाफिंग के बाद आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या कहता है कि आपको रास्ता दिखाया जाता है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन इज द सम टोटल ऑफ द मैनेजमेंट एफर्ट दैट आर द अप्लाइड फॉर द गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग द वर्किंग टीम टू मेक अ बेटर अकम्प्लिशमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम करने के लिए, कोई भी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी गाइडलाइंस और जो भी आपकी प्रोसेस
अप्लाई की जाती है वो केवल एक तभी की जाएगी जब आपको पता होगा कि ये किस तरह से कैसे करना है। जैसे कि अब मेरे को ये पता था कि मुझे पहले ही एग्जाम्पल देना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। मैंने एग्जाम्पल करवाया, आपको क्या क्लियर हो गया, स्कोप क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको स्कोप से ही समझाया था। अब आपने ये देखा कि स्टाफिंग की जो प्रोसेस है वो एज इट इज़ सेम है, स्कोप में जो थी वो एज इट इज़ सेम है। तो मैंने ये देखा कि मैं किस तरह से आपको डायरेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल ना समझाती, आपको एज इट इज़ थ्योरी, कुछ टाइम के लिए आपको थ्योरी याद हो जाती, बट अब मेरे हिसाब से आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल समझाया है लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है फंक्शन किसका, ऑफ प्रोवाइडिंग द लीडरशिप, वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है। एक सेकेंड, ठीक है, और आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, आपको सुपरवाइज करता है कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स आपको एक तरह से रास्ता दिखाता है। अगर आपके पास 2 रास्ते हैं तो 2 रास्तों में से कौन सा बेटर है, कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, कौन आपकी जो मैन पावर है, आपके जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएगा, वो रास्ता सेलेक्ट करने के लिए जो मैनेजर है वो आपको डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा, रास्ता दिखाएगा, है ना। तो मैक्सिमम यूज़ ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को सही ढंग से प्रयोग करने के लिए, एफिशिएंसी को सही ढंग से यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो जो पर्सन होंगे वो मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल सी बात है, अपना काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो मोटिवेशन भी ज़रूरी है, उनको डायरेक्शन भी ज़रूरी है, और वही पर्सन कर सकता है, कौन, मैनेजर। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग समझ रहे हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कैलकुलेट करना। मान लीजिए आपको काम दिया था 20,000 यूनिट, जो चलो 20 यूनिट बनानी है आपको 2 दिन में। ठीक है, 20 यूनिट बनानी है आपको 2 दिन में। अगर आपने 2 दिन में केवल और केवल 18 यूनिट बनाई, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 कि 2 दिन में आपने 22 यूनिट बनाई, तो कौन सी सिचुएशन अच्छी है, 18 वाली, 20 वाली, 22 वाली? सभी सोच रहे होंगे 22 वाली। मैं सही बोल रही हूँ, सभी सोच रहे होंगे 22 वाली। सब बच्चे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने 2 दिन में 20 यूनिट बनाने का जो टारगेट था, ये आपका स्टैंडर्ड था, है ना। ये क्या था, स्टैंडर्ड था कि आपको ये बनाना है, प्री डिटरमाइन था। ठीक है, अगर आप इससे कम बनाते हो दैट मीन्स आप में कमी है, एम्प्लॉयज़ में कमी है, उनको ट्रेनिंग की और ज़्यादा ज़रूरत है, उनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत है, क्योंकि वो जितना टाइम बोला था उतने टाइम के अंदर आप अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपकी कमी है, एम्प्लॉयज़ की कमी है। ठीक है, तो ये वैसे भी गलत है। ठीक है, अगर वो 2 दिन में 22 यूनिट बना देते हैं तो इसमें कमी आपके डिपार्टमेंट की है कि आपको उन्होंने गलत जज किया, उनको आपकी एफिशिएंसी के बारे में पता नहीं था कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन गलत है। सिचुएशन नंबर 2 हमारी ठीक है, जो स्टैंडर्ड था, अगर दोनों इसके इक्वल होते, बोथ आर इक्वल होते, तो सिचुएशन बहुत बहुत बढ़िया थी, वेल एंड गुड थी। ठीक है, अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा है आपकी प्री डिटरमाइन एक्टिविटी से, तो ये सिचुएशन भी गलत है, और अगर आपकी एक्चुअल सिचुएशन परफॉर्मेंस कम है आपकी प्री डिटरमाइन से, ये भी सिचुएशन गलत है। दोनों सिचुएशन गलत है, ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो कंट्रोलिंग यही देखता है, जो आपका जो डेरिवेशंस आते हैं, जो गैप आता है, उस गैप को देखता है, फिर उस गैप को हटाने की पूरी कोशिश में लग जाती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके हो गए हैं मैनेजरियल फंक्शन, 5 याद हो गए होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 के 5 पॉइंट आपके क्या है, मैनेजरियल फंक्शन है। अब हम बात करते हैं हमारे ऑपरेटिव फंक्शन। देखो भाई, अब यहाँ पर ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर सारी चीज़ें क्या होंगी, स्टाफ के बारे में होगी। हमने यहाँ पे मैनेजरियल फंक्शन पढ़ा, यहाँ पे टॉप लेवल के मैनेजर की बात की जा रही थी। ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर स्टाफ के बारे में बात की जाएगी। स्टाफ की, जैसे मैंने अभी आपको वही बात, एग्जाम्पल जो था ना, इसको भूलना मत, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर आपका बोल रही हूँ स्कोप भी हो गए हैं, फंक्शन भी हो गए हैं, नेचर भी हो गया, सब हो गए हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम पर्सन को अपॉइंट करते हैं,
है ना, एक्विजिशन करते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, इनके डेवलपमेंट का पॉइंट यहाँ पर आएगा, इनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनके कंपनसेशन, उनकी क्या है पोटेंशियल अप्रेजल भी की जाएगी। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर यही बातें आएगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या लिखा हुआ है, प्रोक्यूरमेंट मीन्स रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, किसी व्यक्ति की क्या कर रहे हैं हम, भर्ती कर रहे हैं। अंडर द मैन पावर प्लानिंग इज डन on the basis of the manpower planning, the quantity and the quality of personnel required are determined। यही बात पढ़ते आ रहे हैं कि हमें कितने पर्सन चाहिए और उस जो पर्सन चाहिए उनके अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ऑपरेटिव फंक्शन में हमने ये पढ़ा था, तो यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कि हम ये डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का, यही बातें बार बार रिपीट हो रही है। रिक्रूटमेंट हमारा पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10 व्यक्तियों की हमें चाहिए थी, 10 व्यक्ति हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए थे, बट एप्लीकेशन कितनों ने भरी, 100 ने। तो मतलब जो हमने 90 हटाने पड़ेंगे, 100 में से 10 लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने जिनको सेलेक्ट करना है वे तो केवल 10 ही है ना, तो इसलिए कहते हैं ये हमारी सिलेक्शन हमेशा नेगेटिव प्रोसेस होती है और रिक्रूटमेंट हमारी पॉजिटिव प्रोसेस होती है। जिसका मन कर रहा है वही भरे जा रहा है, वही भरे जा रहा है, वही भरे जा रहा है, पर एलिजिबिलिटी और उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग केवल 10 व्यक्ति ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये कहते हैं कि देन द प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोसेस इज डन। उसके बाद ओरिएंटेशन और जो प्लेसमेंट का काम था वो हम डन करेंगे। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनल। हम पर्टिकुलर पर्सन की डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट होती है। ट्रेनिंग पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टास्क के लिए होती है, डेवलपमेंट आपका ओवरऑल होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी डेवलपमेंट, अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस इज अप्रेजल थ्रू सम स्टैंडर्ड। इफ present performance is enhanced as compared to their past performance, that means employee is a progressive nature। आप एम्प्लॉय क्या कर रहा है, उसके जो अंदर जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। मान लीजिए अब यहाँ पे मान लेते 3 पर्सन है, चलो 2 पर्सन है, हमने दोनों को ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, दोनों को हमने सेम ट्रेनिंग दी थी, सेम जगह पर दी थी और एक साथ दी थी। इस व्यक्ति की परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसा ही बुद्धू अभी है। ठीक है, बट इस व्यक्ति को हमने क्या किया है, ट्रेनिंग दी थी, पहले इसकी परफॉर्मेंस अलग थी और ट्रेनिंग देने के बाद की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, मतलब कि इसके ऊपर ट्रेनिंग का असर हुआ है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगी वो साथ में होगी, ठीक है, पर्सन की। तो इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम क्या करेंगे, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि इनकी प्रमोशन होनी चाहिए, ट्रांसफ़र होनी चाहिए, या इस व्यक्ति को दोबारा से ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब इसकी जो परफॉर्मेंस थी पहले की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में अब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आउटस्टैंडिंग थी, तो हम इसका क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। तो कंपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी फर्म है, वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या करेगी, फिर डिसीजन लेगी कि ये किस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, प्रमोशन को डिज़र्व करते हैं, या इनको और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, या फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर दें बड़े लेवल से छोटे लेवल, डिमोशन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को डिफरेंशिएट करके बताया हुआ है। वैसे मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है और स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, स्पेसिफिक काम के लिए होता है। बट आपकी जो डेवलपमेंट है आपकी ओवरऑल ग्रोथ की बात करती है, और साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपनसेशन फंड। कंपनसेशन फंड, ये देखो, ये आपको स्ट्रक्चर याद है जो अभी मैंने आपको करवाई थी। चलो मैं अब यहीं बना देती हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन है, ये कंपनी है। ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, इस पर्सन को उसकी क्वालिटी और उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग उसने उसको क्या रखा हुआ है, काम पे रखा हुआ है। तो इसको अपना पूरा बेस्ट देगा कंपनी को। ठीक है, फिर कंपनी इसने कंपनी को क्या दी, अपनी सर्विस दी, और कंपनी इसको सर्विस के बजाय क्या देगी, सैलरी देगी, बोनस देगी, वेजेस देगी, कमीशन देगी, जो भी देगी ना। तो ये होता है कंपनसेट करना, मतलब काम के बदले में कुछ मिलना। ठीक है, मनी रिसीव बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय क्या करेगा, मनी रिसीव करेगा। वो सैलरी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकते हैं, परक्यूजिट्स भी हो सकते हैं, अलाउंसेस भी हो सकते हैं। ये हमने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा था, परक्यूजिट्स अलाउंसेस क्या होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इंटीग्रेशन। ये पॉइंट आपको याद आ रहा होगा, हमने नेचर के अंदर पढ़ा था, गोल ओरिएंटेड के अंदर और साथ में इंटीग्रेशन मैकेनिज्म के अंदर। ये पॉइंट याद है। ये पॉइंट यहाँ पर सेम है कि एम्प्लॉय की विलिंगनेस और जो एम्प्लॉयर जो इन्वायरमेंट होगा, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा और लॉन्ग टर्म तक उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो व्यक्ति काम करने के लिए भी राजी होगा। ठीक है। धूल मिट्टी वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर एक एम्प्लॉय को धूल मिट्टी से दूर रहना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसे ऐसा ही काम दिया हुआ है तो उस काम में वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, वो छोड़ के भाग आएगा, राइट। अगर वो उसे धूल मिट्टी से प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन भी समझ रही है कि हाँ ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो उसे कोई और काम दे। ठीक है। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ह्यूमन की जो क्या है इंटरेस्ट, अगर दोनों मैच नहीं हुए तो आप ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन किस लिए कह रहे हैं? अगर ऑर्गेनाइजेशन, वही बात आ जाएगी, अगर एम्प्लॉय को जिस तरह की पोजीशन के ऊपर उसे काम चाहिए था अगर वो नहीं मिला तो ज़्यादा देर तक वो नहीं टिकेगा और जल्दी ही उस कंपनी को लीव कर जाएगा। मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर जो रेशो होगी ना बहुत ज़्यादा होगी कि एम्प्लॉय छोड़ते जा रहे। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उस छोड़ने की पॉइंट को पकड़ लिया कि क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं, तो हम मेंटेनेंस फंक्शन को अच्छे से कर पाएंगे कि एम्प्लॉय को हम बनाकर रख सकते हैं। ये कहते हैं कि थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द मोटिवेशन HR मैनेजर इज एबल टू मेंटेन द एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी को मोटिवेशन से इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, किसी को अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी को सैलरी भी ज़्यादा इफेक्ट कर देती है कि हाँ ये सैलरी कम दे रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भाग जाता हूँ मैं। ठीक है। ये सभी फैक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर उसको अपनी कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को बनाए रखना है तो। ठीक है। इन्वायरमेंट में भी देखना है कि जो कंपटीटर है उसने क्या पॉलिसी मतलब अडॉप्ट कर रखी है। ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेपरेशन फंक्शन। सेपरेशन फंक्शन का मतलब है, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक का सफ़र हम क्या करते हैं, सोच के रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ होती है कि मान लीजिए अगर ये व्यक्ति 23 साल, मान ये जो पर्सन है इसकी रिक्रूटमेंट हुई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 23 साल की उम्र में ये रिक्रूट हो चुका है और जो रिटायरमेंट मान लीजिए 50 साल की मानी हुई है। दैट मीन्स ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 27 साल काम करेगा और 27 साल के अंदर हमें क्या देकर जाएगा। ये भी एक तरह से कॉस्ट ही होती है और क्या बेनिफिट है कि मैं 27 साल में ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या देगी और ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या देगा। ये सभी चीज़ें मैटर करते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं किसी 44 ईयर ओल्ड पर्सन को अपॉइंट करूं और रिटायरमेंट कितने की है 50, ये कितने साल काम करेगा 6 साल, तो कौन ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा? ये पर्सन पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी, हेल्थ के रिगार्डिंग भी इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो इसे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिक्रूटमेंट से लेकर उसकी रिटायरमेंट तक के जितने भी प्लान्स होती है, जितनी भी पॉलिसीज़ होती है, उनको ऑलरेडी सेट करके रखती हैं। तो सेपरेशन फंक्शन का मतलब क्या है, जब पर्सन अपनी वापस सोसाइटी के अंदर मैच हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, पीपल जनरली डू नॉट डाई ऑन देयर जॉब एट द टाइम ऑफ द लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, दे रिटर्न बैक टू द सोसाइटी। जब वो वापस अपने ऑर्गेनाइजेशन से लीव लेके जाता है, रिटायरमेंट लेकर जाता है, तो वो वापस अपनी सोसाइटी के अंदर चला जाता है और ही मस्ट बी इंश्योर दैट द पर्सन शुड बी लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द गुड शेप। गुड शेप का मतलब क्या है कि अच्छी रेपुटेशन के साथ जाए, अच्छी इमेज के साथ जाए कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कुछ दिया है और मैंने ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ दिया है। सो मैनेजर रिलीज़ करता है कुछ एक बेनिफिट्स जैसे कि ग्रेच्युटी और पेंशन। ये भी आपने इनकम टैक्स में पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने कवर किया था। ग्रेच्युटी और पेंशन क्या होते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ये वो सर्विसेज है। तो यहाँ पर आपने जो ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर सभी की सभी क्या पढ़ी हैं और जो स्टाफ है उसकी फैसिलिटी के बारे में पढ़ा कि उसको कैसे नियुक्त करेंगे, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, कैसे उसको कंपनसेशन मिलेगा, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखेंगे वो, और साथ साथ मेंटेन मतलब कि उनकी टर्नओवर ज़्यादा ना हो तो उसको भी मेंटेन करके रखना। ये सभी हमने ऑपरेटिव फंक्शन में पढ़ा। मैनेजरियल फंक्शन आपके स्टाफ से, आपके टॉप लेवल के स्टाफ के रिगार्डिंग थे और ये आपके
लो लेवल के स्टाफ के रिगार्डिंग थे जो इसके अंदर काम करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। पर्सोनल देखो नाम से क्लियर है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाती है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट पर्सन है, ठीक है, ये आपकी पूरी मतलब मैन पावर है, वर्क फोर्स है। जो भी पॉलिसी होगी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, जो भी अगर आपको काम करना है, कैसे भी आपकी प्रिंसिपल्स है, मेथड्स है, वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अप्लाई होंगे। बट एट प्रेजेंट और पहले के टाइम में यही पॉलिसी अप्लाई की जाती थी पर्सोनल मैनेजमेंट, क्योंकि इस टाइम पर क्या है, जो आपकी मैन पावर होती है उसे एज ए मशीन कैलकुलेट किया जाता था। मशीन बोले तो जितना काम हो सके उतना करवाओ इनसे, जितना काम हो सके उतना करवाओ। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, फर्म अपना बेनिफिट देखती थी, फर्म अपना बेनिफिट देखती थी। बट एट प्रेजेंट सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज प्लस में नॉन फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में आपके सभी वे बाकी के 5 M आ जाएंगे, जैसे कि मशीन हो गया, मनी हो गया, मटेरियल हो गया, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। और मैन आपका नॉन फिजिकल रिसोर्सेज है। इन सभी के बीच में क्या होगा, एक अच्छा रिलेशन होगा, क्योंकि अगर आपका मैन ही अगर सेटिस्फाई होगा तभी बाकी रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होगा। तो कहते हैं कि इस एट प्रेजेंट टाइम में पीपल को क्या ट्रीट किया जाता है, एज ए एसेट्स ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटर्न अच्छा लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ट्रेडिशनल वे है किस चीज़ के लिए, टू मैनेज द मैन पावर। अपनी मैन पावर को, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन अपॉइंट किए हुए हैं ना, उसको मैनेज करने का सबसे पुराना तरीका है। क्यों कि टू मच कंट्रोल ऑन एम्प्लॉयज एंड मोर फोकस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यहाँ पर केवल और केवल किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि व्यक्ति केवल काम करे, काम पूरा होना चाहिए। ये नहीं मैटर करता कि किस सिचुएशन में कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनको प्रॉपर क्या है इन्वायरमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, प्रॉपर इक्विपमेंट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये मैटर नहीं करता। मैटर बस ये करता है कि आपने काम पूरा किया है या नहीं किया है। तो ठीक है, नहीं किया तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है और साथ में आपकी सैलरी भी कट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैन पावर को क्या ट्रीट किया जाता है, एज ए मशीन ट्रीट किया जाता है। बट मॉडर्न सिचुएशन के, मॉडर्न टाइम के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया और यहाँ पर मैन पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया। यहाँ पर एसेट्स माना जाता है। जैसे मशीन को मेंटेन करके रखते हैं ना, हम रिपेयर करते हैं, ऑयल देते हैं, मेंटेनेंस होती है, इसी तरह से ह्यूमन को भी मेंटेन करके रखा जाता है, क्योंकि उन्हें ग्रोथ की ज़रूरत होती है, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मेन बात है मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। अगर ये चीज़ें दोनों मिल रही है तो वो उस कंपनी के अंदर सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आपको नज़र आ गया होगा कि जो पर्सोनल मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर फोकस करती है, एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, कि वो केवल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर कर रही है, एम्प्लॉयज़ की सिचुएशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। बट एचआरएम के अंदर उनकी वैल्यूज़, उनकी इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर भी फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो पर्सोनल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना, कंट्रोल करना, कि जो बोला है वो किया जाएगा। ठीक है, लेबर रिलेशन और वेलफेयर को थोड़ा सा ध्यान में रखा, क्योंकि उस टाइम भी थोड़े बहुत रूल बनाए गए थे कि आप किसी भी तरह का शोषण नहीं कर सकते। बट फिर भी वो सिचुएशन आज के टाइम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पे क्या किया जाता है, सेम डेफिनेशन फिर रिपीट हो गई है जो हमने की थी एचआरएम की, एक्विजिशन करना पर्सन का, डेवलपमेंट करना पर्सन की, यूटिलाइजेशन करना पर्सन का, और उसको मेंटेन करके रखना एम्प्लॉय को, तभी एक सक्सेसफुल एचआरएम और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन क्या है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशंस, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक में होती है, नौकरशाही आपने सुना होगा कि आप इंफॉर्मेशन केवल रिसीव कर सकते हो, जैसे टॉप लेवल से नीचे की ओर इन्फॉर्मेशन आते हैं ना, ऐसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये टॉप लेवल है, ये मिडल लेवल है, ये लो लेवल है। टॉप लेवल से ऑर्डर आए, लोअर लेवल ने मानकर पूरा कर दिया। अगर कोई सजेशन आपको देना है, आप वो नहीं दे सकते, आपको केवल काम करना है। सजेशन देना, एडवाइस देना, कुछ भी आप नहीं कर सकते, मतलब रिवर्स प्रोसेस नहीं चलती यहाँ पर, केवल नीचे की ओर चलता है। बट
इधर साइड HRM के अंदर आप रिवर्स भी अगर आपको सजेशन देना वो भी, अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी HRM के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर इसके जो डिफरेंस है वो हो गए हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इनके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है फिर आप हमें बोल सकते हैं, हमारी टीम आपको जल्दी ही कंसर्न करके आपको मैसेज डिलीवर करेगी। और साथ ही साथ स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है जहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मैं आपको दिखाती भी हूँ। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, आप नज़र आ रहा होगा 2022 की, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिनके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, रिटेल मैनेजमेंट का है, 2021-22 और आपके 19 से लेके मतलब कि 20-22 तक के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ये 2022 के हो गए हैं, ये 2021 के हैं। सभी क्वेश्चन पेपर आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे। सो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। चैनल पर विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए इन चैनल को और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।